Hello guys, welcome all of you. So today we are going to continue our series Constitution of India. So this is our part 3. In this we are going to study part 3 and part 4 of the Indian Constitution, that is fundamental right and directive principle of state policies. So let's begin. So first, fundamental rights. So पहले तो हम जनरल डेफिनेशन समझेंगे फंडामेंटल राइट्स की क्या है, जो कि हमारे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में गिवन है. आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को. स्टेट जो वर्ड है उसको डिफाइन करता है. डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या है? गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज या पंचायत, अदर अथॉरिटीज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और LIC. इन्हीं में हम लोग फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर किसी कंपनी का ओनर हूँ, संभव एंड को कंपनी का ओनर हूँ, और उसमें मैं कोई डिमांड करता हूँ कि आई एम ओनली गोइंग टू हायर ब्राह्मण्स, तो आप मेरे पे केस नहीं कर सकते कि हमें राइट टू इक्वालिटी चाहिए. आप सिर्फ गवर्नमेंट पे कर सकते हो, क्योंकि वो मेरी तो मर्जी है ना कि मैं किसको हायर करता हूँ, वो मेरी चॉइस है. गवर्नमेंट किसको हायर करती है, गवर्नमेंट की चॉइस नहीं है. ये राइट टू इक्वालिटी है ना. गवर्नमेंट को इक्वल तरीके से ट्रीट करना होगा हर किसी. ठीक है. अब आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 क्या बोलता है? लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड. कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया जाएगा तो वो वॉइड होगा. प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉस इनवैलिड कर दिया जाता था जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था. लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉस में क्या बना? कैन नॉट टेक अवे लिमिट फंडामेंटल राइट्स. ऐसा नहीं फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाए, बट हो सकता है फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर दिया जाए. ठीक है. व्हाट इज लॉ? इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, कस्टम्स, रेगुलेशंस. लॉ की डेफिनेशन. तो आगे चलते हैं. अब आते हैं हम राइट टू इक्वालिटी पे. राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 टू 18 है. आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 14 क्या कहता है हमारा? इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, लॉ अप्लाइज इक्वली टू सिमिलर सिचुएशन. एग्जाम्पल जैसे कि टैक्स लॉ फॉर सेम इनकम ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ और सक्षम नाम का एक आदमी वो भी 1 करोड़ कमा रहा है. हम दोनों पे सेम टैक्स लॉ लगेगा, कोई भेदभाव नहीं हो रहा ना इसमें. ये दोनों की इक्वालिटी है कि दोनों पे सेम टैक्स लॉस लगेंगे. आगे चलते हैं. आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. ये बचपन से लाइन सुनी आ रही है, तो ये वही लाइन है. आगे चलते हैं. एक्सेप्शंस है इसमें. स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं वुमेन एंड चिल्ड्रंस को, जैसे कि फ्री बसेज हैं वुमेन्स के लिए. चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी चीजें हैं, माइनर्स के लिए अलग लॉज बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं. रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड ग्रुप्स. और 103rd अमेंडमेंट, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स, नो डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, employment based on religion, caste, sex, etc. Reservation allowed for SC, STs, backward classes, EWS up to 10%. Promotions, reservation allowed 77th amendment. ठीक है. तो ये वो बता रहा है कि कौन से अमेंडमेंट में हुआ. एक्स्ट्रा नॉलेज. हम लोग इनको बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी देखते हैं, बट इनको अफर्मेटिव एक्शंस कहा जाता है सोसाइटी की तरफ से. हालांकि मेरे ख्याल से अभी तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अफर्मेटिव एक्शंस कहते हैं इनको सोसाइटी में. क्लास 11 की NCERT में लिखा हुआ है. अब हम आगे चलते हैं. आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज इलीगल एंड पनिशेबल. फॉर एग्जाम्पल, डिनाइंग टेम्पल एंट्री. फॉर एग्जाम्पल, पहले दलित जो थे उनको टेम्पल में एंट्री नहीं देते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, दे देते हैं एंट्री. आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. जिस पहले के समय में जो टाइटल्स होते थे, राजा, महाराजा, सर, है ना, लाइक दीज टाइटल्स, वो सब अब खत्म कर दिए गए हैं, है ना. और सिटीजन फॉरेन टाइटल्स भी नहीं है, सर, डेम, वो जो मैंने बताया. लेकिन एकेडमिक ऑनर्स जो है हमारे, जैसे कि परमवीर चक्र, PhD, अब मैं डॉक्टर लगाऊं अपने आगे, मैं एडवोकेट लगाऊं, तो ये टाइटल्स मेरे एकेडमिक टाइटल्स हैं जो कि मैं लगा सकता हूँ. हमारा राइट टू इक्वालिटी खत्म हो गया. अब हम चलेंगे राइट टू फ्रीडम पे. राइट टू फ्रीडम हमारे आर्टिकल 19 टू 22 है. आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स की बात करता है हमारे.
पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, दूसरा फ्रॉम एसोसिएशन, यूनियन, मूव फ्रीली अक्रॉस इंडिया, reside and settle in any part of India, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, आप लोग समझ के होंगे, एग्जांपल्स दे रखे हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी, हेट स्पीच को बैन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आप भारत का जो तिरंगा है उसको रोड पे जला दोगे, ये एक हेट स्पीच का काम करेगा। ये आपकी राइट टू स्पीच नहीं है, ये आपका राइट टू फ्रीली एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या है, आप हेट स्पीच फैला रहे हो। तो इससे क्या है, जो पब्लिक होगी वो गुस्सा हो सकती है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए इसको बनाया गया। आर्टिकल 20 हमारा क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रायल्स, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, कैन नॉट पनिश फॉर एक्ट लीगल व्हेन कमिटेड, नो डबल जियोपार्डी, कैन नॉट बी ट्राइड ट्वाइस फॉर सेम क्राइम। ऐसा नहीं किसी भी बंदे ने एक क्राइम करा है तो उसको 2 बार सजा मिलेगी, एक क्राइम की 1 बार ही सजा मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, accused cannot be forced to testify against themselves। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल संभव शर्मा ने कोई क्राइम करा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोई क्राइम करा, दोनों को एक ही सजा मिलेगी, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं करा जाएगा। अब आते हैं हम आर्टिकल 21 पे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ का मतलब ये नहीं है मेयर सर्वाइवल, लाइफ इज नॉट इक्वल टू सर्वाइवल, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड, जैसे कि हमारी डिग्निटी, हेल्थ, एजुकेशन और क्लीन एनवायरनमेंट। 21A जो है हमारा 86 अमेंडमेंट में, वो क्या देता है, हमें फ्री एजुकेशन देता है चिल्ड्रंस को 6 to 14 ईयर्स की एज के। और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, राइट टू नो बाय अरेस्टेड, ग्राउंड मस्ट बी टोल्ड इमीडिएटली, राइट टू लॉ कैन कंसल्ट लीगल एक्सपर्ट, प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। आई होप आपने ये सब पढ़ रखे हो, नहीं पढ़े तो मैं इनको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि किसी भी बंदे को अगर अरेस्ट करा है तो उसको ग्राउंड बताने पड़े कि आपको किस बिहाफ पे अरेस्ट करा जा रहा है, और दूसरी चीज कि आपको लॉयर हायर करने का पूरी तरह अधिकार है, आप लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं जेल में रहकर भी। तीसरी चीज, आपको मजिस्ट्रेट के पास, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके पास प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके सामने दिखाया जाएगा विद इन 24 आवर्स। इस 24 आवर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के अलावा सब इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है। अब आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन विदाउट ट्रायल अलाउड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, मैक्सिमम 3 months विदाउट एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल, एडवाइजरी बोर्ड जजेस डिसाइड इफ डिटेंशन इज जस्टिफाइड और नॉट। प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली वो चीज होती है, जैसे कोई रैली निकल रही है, कुछ भी बहुत बड़ा चीज हो रही है और आपको लग रहा है पुलिस को कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, ये लोग यहाँ बखेड़ा करा कर सकते हैं, तो उनको कैद कर दिया जाएगा। लेकिन कौन डिसाइड करेगा, जजेस विल डिसाइड दिस। अब आते हैं आगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24, बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब होता है ह्यूमंस की तस्करी, जैसे इंडिया से बांग्लादेश में मैंने 1000 बच्चे भेज दिए और उनके बिहाफ पे पैसे ले लिए कि मेरे को पैसे दे दो और बच्चे ले दो, ऐसी चीजें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। प्रोहिबिट्स बैगर बाउंडेड लेबर ट्रैफिकिंग, एग्जांपल चाइल्ड लेबर, ठीक है। एक्सेप्शन कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, एग्जांपल मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप इस चीज को। आर्टिकल 24 नो चाइल्ड लेबर, कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। चिल्ड्रन बिलो 14 कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज और माइंस, ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे हमारे में क्या लिख रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 ये कहता है हमारा। आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिलीव इन एनी रिलीजन और नन, मैं एथिस्ट भी बन सकता हूँ या मैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को मान सकता हूँ, मैं 2 को ही मान सकता हूँ, 5 को ही मान सकता हूँ। प्रैक्टिस प्रीच एंड स्प्रेड रिलीजन, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं जितना मर्जी चाहे। रिस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और मॉरलिटी है ना, जैसे कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस जो थे वो बैन कर दिए गए। ह्यूमन सेक्रीफाइसेस मतलब होता है बलि देना, जैसे दी जाती है राजस्थान में तो दी जाती है, बकरे बकरों की दी जाती है, उनको यूं गर्दन काट देते
ना, तो उस चीज को बैन कर दिया गया है अब। एग्जाम्पल, 6 कैन कैरी किरपान्स रिलीजियस डैगर। अब आगे हैं आगे, आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। Religious groups can open religious institutions, manage their own religious practices, own and manage properties, example temples or mosques. Article 27, no tax for religious promotion. No compulsion, you cannot be forced to pay taxes to fund a specific religion. Taxes for temple construction. अगर टेम्पल की, जैसे अभी राम मंदिर बना तो उसमें हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से चंदा दिया था, डोनेशन दिया था, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाए, क्योंकि आप अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कुछ भी दे सकते हो। आर्टिकल 28 रिलीजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन फुली गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। एक्सेप्शन इंस्टीट्यूशन अंडर रिलीजियस ट्रस्ट, जैसे कि मिशनरी स्कूल्स हैं, है ना, और मुस्लिम्स की भी होती है, नाम भूल गया मैं उसका, मदर से होती है ना, मिशनरी इनकी होती है, मदर से उनकी होती है, हिंदूज की भी होते हैं, गुरुकुल्स बोलते हैं जिनको, है ना। स्टूडेंट कैन ऑप्ट आउट रिलीजियस क्लासेस विद गार्जियन कंसेंट। आगे चलते हैं। अब हमारा है आर्टिकल 29 और 30, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पर है। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कल्चर। माइनॉरिटीज कैन प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। माइनॉरिटीज को पूरा अधिकार है कि वो अपने स्क्रिप्ट, कल्चर, लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। ठीक है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज religious or linguistic can establish and run their own school or colleges. State aid, government cannot discriminate against minority institution while granting funds. अगर फंड्स देने, फॉर 100 करोड़ के फंड्स निकले तो गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशंस में भी देने पड़ेंगे, क्योंकि कोई डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लेकिन फॉर एग्जांपल संभव शर्मा को अगर देने हैं कोई भी 100 करोड़ के फंड्स, तो मैं मेरी मर्जी से किसी को भी दे सकता हूँ। हो सकता है मैं हिंदूज को पूरी तरह फेवर कर दूं, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी धर्म, किसी भी अलग कम्युनिटी के लोगों को पॉइंट बराबर फेवर ना करूं, लेकिन मेरी मर्जी है वो, कि मैं खुद हूं। लेकिन गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, 31A और 31C। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, बट अब नहीं है। आर्टिकल 31 ओमिटेड, हटा दिया गया। 44th अमेंडमेंट 1978, इंदिरा गांधी ने हटाया था इसे। Remove property as a fundamental right. Now it's a legal right under Article 300A. Article 31(1)(a) saving land reform laws allows the state to acquire estate land. Estate का मतलब होता है land for public welfare. Example, जमींदारी जो सिस्टम था वो abolish कर दिया गया। Exception, law related to land forms cannot be challenged for violating fundamental rights. आगे चलते हैं। Article 31B क्या कहता है, 9th schedule laws in the 9th schedule land reforms reservation are immune for judicial review. सिर्फ judicial review हो सकता है। Example, Kerala Land Reforms Act 1963. Article 31C directive principles over rights. Laws implementing directive principles part 4 of Constitution, जो मैंने बताया था पढ़ेंगे हम आगे, can override Article 14 equality and Article 90 freedoms. Exception, struck down partially the Supreme Court, जिसकी केशवानंद भारती केस। अब हम आगे चलते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हम रिट्स बोलते हैं। जिन चीजों पे लॉज नहीं बने हो उन पे हम केस अगर करना चाहें तो रिट्स के बिहाफ पे हम केस करते हैं। आर्टिकल 32 मूव टू सुप्रीम कोर्ट, हर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डॉक्टर अंबेडकर ने इनको कहा था कॉन्स्टिट्यूशन सोल। रिट्स हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्रेटोरिया और क्यो वारंटो। हैबियस कॉर्पस क्या कहता है, रिलीज लीगल डिटेंशन। मैंडेमस, ऑर्डर टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, मतलब कोई भी अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि वो अपनी पब्लिक जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करे। प्रोहिबिशन, स्टॉप लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन। कौन स्टॉप कर सकता है, सिर्फ हाई कोर्ट्स, मतलब हायर कोर्ट्स जो भी है।
क्रिटोरिया, ट्रैश लीगल ऑर्डर्स। आगे है क्यो वारंटो, चैलेंज इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पोस्ट्स। आगे चलते हैं, आर्टिकल 33 क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन लिमिट राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट ही सिर्फ लिमिट कर सकता है आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स को। रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स फॉर मिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस टू मेंटेन डिसिप्लिन, फॉर एग्जांपल नो प्रोटेस्ट इन यूनिफॉर्म, कि आप लोग यूनिफॉर्म में रहकर कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इसके भी आप। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, मार्शल लॉ पार्लियामेंट कैन वैलिडेट एक्ट्स डन अंडर मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है इनको। Parliament's power, only Parliament can make laws for enforcing fundamental rights, states cannot। अब हम आगे चलते हैं, अब आते हैं पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो इसी के आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 37 में, जो कि क्या बोलता है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के अंदर, और गाइडलाइंस देता है फॉर गवर्नमेंट टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी मतलब इक्वल सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी, ठीक है। ये जस्ट सोसाइटी का मीनिंग है इक्वल सोसाइटी, या इगैलिटेरियन सोसाइटी बोल सकते हो आप, ऐसे इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। गोल है इसका प्रमोट वेलफेयर, रिड्यूस इक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आगे चलते हैं, अब इसका आर्टिकल 36 है ना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, सेम इन पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट वही इसके उसमें। आगे चलते हैं, आर्टिकल 38 37 हमने पढ़ लिया, जिसमें कि बताया गया था कि डेफिनेशन बताई गई है, अप्रॉक्स डेफिनेशन बताई गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में, इंट्रोडक्शन है उसका। सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर, गोल सिक्योर जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन ऑल इंस्टीट्यूशन, फोकस करना रिड्यूस इनकम, status inequalities between individual and groups, example urban versus rural। आर्टिकल 39 इकोनॉमिक जस्टिस पे कहता है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बहुत भारी भरकम चीजें नहीं है, सिर्फ एक बार आंख से निकालने की जरूरत है। इक्वल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, प्रिवेंट वेल्थ कंसेंट्रेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्ट वर्क, चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन, वही चीजें। आर्टिकल 39 है फ्री लीगल एड, कि हम लोग फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, 42nd अमेंडमेंट 1976 के बिहाफ पे दिया गया। इंश्योर पुअर सिटीजन्स गेट फ्री लीगल हेल्प, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल है, वो खुद लॉयर हायर नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट उसको लॉयर हायर करके देती है, चाहे वो अक्यूज हो चाहे वो विक्टिम हो। विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट में था क्या, लोकल गवर्नमेंट पे बेस्ड था, लेकिन अर्बन में जो जिला परिषद होती है उसको भी आता था, जिला परिषद, है ना। आगे चलते हैं, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस, स्टेट टू प्रोवाइड जॉब्स, एजुकेशन एंड एड दी फॉर अनएम्प्लॉयड, एल्डरली, सिक एंड डिसेबल्ड। आर्टिकल 42 ह्यूमन वर्क कंडीशन, इंश्योर सेफ वर्क प्लेस एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स शायद पता होंगे आपको, कि अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसको मेरे ख्याल से 9 महीने की या 6 महीने की जो भी छुट्टी दी जाती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको छुट्टी दी जाती है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, सिक्योर फेयर वेजेस, लीजर एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, एग्जाम्पल मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया है क्योंकि जो लेबरर्स थे उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है इंडिया के अंदर, इसके लिए बनाया गया। मेरे को रेट्स नहीं पता है, लेकिन ये पता है ऐसे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 500 रुपए पर डे है ना, 8 आवर्स का, फॉर एन एग्जाम्पल। तो इससे नीचे अगर किसको भी मिलता है तो वो केस कर देता है। आर्टिकल 43A वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, 42nd अमेंडमेंट वर्क गेटर्स से इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, फैक्ट्री और कंपनी। आर्टिकल 43B कॉर्पोरेट सोसाइटीज, 97th अमेंडमेंट 2011 प्रमोट डेमोक्रेटिक एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट फॉर कॉर्पोरेट, एग्जाम्पल अमूल। अमूल जो है वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन सोसाइटी है। आर्टिकल 44 फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, जिनमें भी अमेंडमेंट्स लिखे हुए ना, उनका मीन्स है कि वो अब लॉ है एक तरीके से,
है ना, लेकिन जिनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ अमेंडमेंट वगैरह, तो ये अभी लॉ नहीं बनाया। अगर स्टेट चाहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इसको अप्लाई कर दें, तो वो कर सकती हैं। गोल कॉमन पर्सनल लॉस फॉर ऑल रिलीजन्स नॉट येट इम्प्लीमेंटेड। ये सिर्फ गोवा और आई थिंक सो एक और स्टेट में भी लागू हुआ है, नाम भूल गया मैं स्टेट का, शायद हिमाचल प्रदेश है वो, है ना, उसके अंदर लागू हुआ है ये बस। और उसके अंदर भी लागू हुआ है नहीं हुआ, शायद उनका बिल ही निकला है, लेकिन गोवा में बहुत पहले से लागू है। पोर्तुगीज थे जब से लागू है गोवा के अंदर। गोवा इज द ओनली फर्स्ट स्टेट और ओनली स्टेट जिसमें अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, 86th अमेंडमेंट 2002, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 years। एग्जाम्पल आंगनवाड़ी स्कीम्स। आर्टिकल 46 अपलिफ्ट वीकर सेक्शन, प्रमोट एजुकेशन इकोनॉमी फॉर SC ST बैकवर्ड क्लासेस, और आजकल तो EWS को भी दिया है, बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है इंडिया में। लेकिन ये चीज एक तरीके से इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, बिकॉज क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट में नहीं हो पाते तो वो प्राइवेट में जा ही नहीं पाते, है ना, ये जो बैकवर्ड सेक्शंस के होते हैं, और गवर्नमेंट में अच्छे लोगों की संख्या कम हो जाती है, जो मेरिटोक्रेसी के लोग हैं। गलत मत लेना इस चीज को, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, improve living standards and ban intoxication, prohibits, for example prohibition in Gujarat। Cow protection, preserve cattle breed and ban cow slaughter, for example laws in Uttar Pradesh। Environment protection, 47 amendment, article 48A, protect forest wildlife and ecology, example project tiger wildlife protection act। 49 प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्रिजर्व हेरिटेज साइट्स जैसे कि ताजमहल, अजंता केव्स वगैरह। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से सेपरेट कर दो। जैसे कि जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनमें पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, मींस मिनिस्टर्स का, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो इनको पूरी तरह से सेपरेट कर दिया जाए, तो तभी तो जुडिशरी जो है फ्रीली अपना काम ढंग से कर पाएगी। आर्टिकल 51 सॉरी, इंटरनेशनल पीस, कि हम लोग ग्लोबल पीस, रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ और सेल्फ डिस्प्यूट विया आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन अगर आपको नहीं पता तो आर्बिट्रेशन का जो मीनिंग होता है, आर्बिट्रेशन का मीनिंग है कि फॉर एग्जाम्पल ए पार्टी है और बी पार्टी है, दोनों में डिस्प्यूट है, तो ये लोग रेदर देन गोइंग टू कोर्ट, ये लोग एक तो कोर्ट जाए, है ना, कि वहां इनका डिस्प्यूट सॉल्व हो, ये वहां नहीं जाते, ये यहाँ आर्बिट्रर हायर करते हैं, ठीक है, जो कि एक ऐसा लॉयर होता है ना, वो इनका केस सॉल्व करता है, वो इनके बीच में सेटलमेंट, बेसिकली सेटलमेंट कराता है, और सेटलमेंट, तो ये आर्बिट्रेशन इसका मीनिंग है, रेदर देन गोइंग टू कोर्ट हायर अ लॉयर और सेटल योर डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब की अमेंडमेंट्स, 44th अमेंडमेंट 1978, वैसे ये की अमेंडमेंट्स है 5 अमेंडमेंट जो कि हमने ऊपर ही पढ़े और आप इनको देख सकते हैं बस एक बार। अब एक बार हम कंपैरिजन देख लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के अंदर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक गोल्स और फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। इसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसका एग्जांपल है राइट टू इक्वालिटी। सो आज हमने देखा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो बेसिकली आज हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 तक सारे आर्टिकल देखें। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।